साथियों, मैं बात कर रहा हूं कि कैसे अंग्रेज़ों ने सिंधिया को मजबूर किया था सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करने के लिए। और इसी सीरीज़ में मैंने लगभग कई वीडियो बनाए हैं, वो चाहें तो आप चैनल पर जाकर दोबारा देख सकते हैं। जो घटनाक्रम चल रहा है उसी में यह एक वीडियो है। साथियों, दिल्ली में लुई बोरगोइन नाम के एक फ्रांसीसी के मातहत सिंधिया की एक ज़बरदस्त सेना रहती थी, जिसके साथ एक बहुत बड़ा तोपखाना था। मालूम होता है कि इस लुई बोरगोइन ने सिंधिया के साथ विश्वासघात नहीं किया। 21 सितंबर सन 1803 को जमुना के इस पार लुई बोरगोइन की सेना और जनरल लेक की सेना में घमासान संग्राम हुआ। लेक के अनेक अफसर और सिपाही इस संग्राम में काम आए, किंतु स्वयं सम्राट शाह आलम के आदमियों द्वारा लुई बोरगोइन की सेना के भीतर भी लेक की चांदी की गोलियां चल चुकी थी, यानी कि अंग्रेज़ों की रिश्वतें चल चुकी थी। विजय अंत में जनरल लेक की ओर रही और सिंधिया की ज़बरदस्त तोपें अंग्रेज़ों के हाथ आई थी। 12 सितंबर सन 1803 को लेक ने गवर्नर जनरल के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा था कि किन किन कारणों से मैं ग्वालियर का इरादा छोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ आया। दिल्ली में 16 सितंबर सन 1803 को विजयी लेक ने सम्राट शाह आलम से भेंट की थी। एक पिछली वीडियो में दिया जा चुका है कि किस तरह के झूठे वादों में फंसकर भोले और अभागे मुगल सम्राट ने अपने देशवासी सिंधिया के विरुद्ध विदेशियों का साथ दिया था। बहुत संभव है कि बिना शाह आलम की सहायता और सहानुभूति के दिल्ली विजय करना अंग्रेज़ों के लिए इतना सरल नहीं होता। शाह आलम को शुरू से अंग्रेज़ों पर थोड़ा बहुत संदेह भी अवश्य था। एक बार उसने कहा था कि ऐसा ना हो कि मुल्क पर कब्जा कर लेने के बाद अंग्रेज़ मुझे भूल जाएं। सम्राट के दरबार के अंदर भी अंग्रेज़ों के छुपे हुए हित साधक मौजूद थे। उन्हीं के समझाने बुझाने पर शाह आलम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंत में शाह आलम का डर सच्चा निकला। सम्राट के साथ जनरल लेक के इस सलूक को बयान करते हुए इतिहास लेखक मेजर आर्चर ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि सम्राट हम अंग्रेज़ों को सबसे कम पसंद करता है, क्योंकि उसकी सल्तनत हमारे चंगुल से निकलकर फिर कभी भी उसके हाथों में नहीं जा सकती। अंग्रेज़ों ने बहुत दिनों से सम्राट के अधिकार को नहीं माना। जब तक उन्हें इससे फ़ायदा रहा, वे कपट नीति द्वारा सम्राट की ओर ऊपरी आदर दिखलाते रहे, और जब उन्हें सम्राट के नाम की सहायता की भी ज़रूरत नहीं रही, तब उन्होंने अपनी समस्त कृतज्ञता को एक पेंशन के अंदर बंद कर दिया। सम्राट से उसके राजस्व के लक्षण अलग कर दिए गए। सल्तनत की वार्षिक आय उससे छीनकर विदेशियों के काम में लाई गई, सिवाय अपने ख़ास कुटुंब के, और हर तरफ से उसके अधिकार परिमित कर दिए गए। सारांश यह है कि सिवाय हिंदुस्तान के बादशाह की उपाधि के और सब सवत्व, सत्ता और अधिकार सम्राट से छीन लिए गए, और यह सब 12 लाख रुपए सालाना की उदार पेंशन के बदले में। साथियों, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने सम्राट शाह आलम के साथ कैसा सलूक किया था। जनरल लेक ने कर्नल आक्टर लोनी को दिल्ली में कंपनी का रेजिडेंट और वहां की सेना का प्रबंध सेनापति नियुक्त किया, और उसके मातहत एक पलटन और 4 कंपनियां देसी पैदल और मेवातियों की एक पलटन दिल्ली की रक्षा के लिए छोड़ दी। इस आक्टर लोनी की एक विशेषता यह थी कि वह दिल्ली में मुसलमानी ढंग से रहता था, मुसलमानी पोशाक पहनता था, अनेक मुसलमान तवाइफें रखे हुए था, और दिल्ली भर की तवाइफों तथा महल की खोजों के जरिए शहर और दरबार की सब खबरें रखता था। सिंधिया के उन यूरोपियन अफसरों में से अनेक जो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, अब फिर दिल्ली की नई संरक्षक सेना के विविध पदों पर नियुक्त कर दिए गए। 24 सितंबर को जनरल लेक ने दिल्ली से आगरा की ओर कूच किया। आगरा पहुंचकर कई दिन तक अव्यवस्थित लड़ाई होती रही। दिल्ली के अंदर से सिंधिया की सेना ने पहले शत्रु का मुकाबला किया, फिर जनरल लेक के गुप्त उपाय के प्रताप से सिंधिया के करीब 2500 सिपाही आगरा के किले से निकलकर लेक की सेना से आ मिले। 17 अक्टूबर सन 1803 की शाम को किले की इस बाकी सेना ने इस शर्त पर कि उनकी जान और उनके माल की रक्षा की जाएगी, किला अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया था। उत्तर में जनरल लेक के लिए अब केवल एक और लड़ाई बाकी थी। आगरा और ग्वालियर के बीच इस समय एक और सन्नद्ध मराठा सेना थी, जिसमें कुछ दक्षिण से आई थी और कुछ दिल्ली की परास्त सेना थी। इस सेना के पास अनेक भारी तोपें भी थी। पता चला कि यह सेना आगरा की ओर बढ़ रही है। 27 अक्टूबर सन 1803 को लेक इस सेना के मुकाबले के लिए आगरा से निकला। 1 नवंबर सन 1803 को आगरा के पास लसवाड़ी नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। सिंधिया के इन वफादार सैनिकों ने वीरता के साथ शत्रु का मुकाबला किया। 2 नवंबर को लेक ने एक गुप्त पत्र में मार्क्वेस वेलेस्ली को लिखा कि ये लोग शैतानों की तरह लड़े, बल्कि कहना चाहिए कि वीरों की तरह लड़े, और यदि हमने ऐसे ढंग से हमला करने का प्रबंध न किया होता
जैसा कि हमें ज़बरदस्त से ज़बरदस्त सेना के लिए जो कि हमारे मुकाबले में आ सकती थी करना चाहिए था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्थिति शत्रु की थी उससे हम हार जाते। किंतु यहाँ भी लेक के न हारने का कारण उसके हमले का कोई ढंग विशेष नहीं था। इसी पत्र में और आगे चलकर लेक साफ लिखता है कि यदि फ्रांसीसी अफसर उनके नेता बने रहते तो मुझे डर है कि परिणाम अत्यंत संदिग्ध होता। अपने जीवन भर में मैं इतनी बड़ी या इससे मिलती जुलती विपत्ति में कभी नहीं पड़ा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिर कभी ऐसी हालत में न पड़ूं। ऐन उस समय जबकि जनरल लेक को पराजय अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, मराठा सेना के नेता अंग्रेज़ों की ओर आ मिले। जनरल लेक को फिर से आशा बंधी और अंत में यद्यपि लेक के अनेक अफसर और अधिकांश सिपाही लसवाड़ी के मैदान में काम आए, फिर भी विजय जनरल लेक की ही रही। लेक के 18 अक्टूबर सन 1803 के एक पत्र से साबित है कि कई दिन पहले से लेक ने अपने गुप्त उपाय इस सेना में शुरू कर दिए थे, यानी रिश्वतें देना शुरू कर दी थी। मराठा सेना की तोपें भी अंग्रेज़ों के हाथ आई। लसवाड़ी की लड़ाई भी भारत की निर्णायक लड़ाइयों में गिनी जाती है, क्योंकि लसवाड़ी की सेना उत्तर भारत में मराठों की अंतिम सेना थी। मराठों की जो तोपें इन अनेक संग्रामों में अंग्रेज़ों के हाथ आई, उनके बारे में अनेक अंग्रेज़ अफसर स्वीकार करते हैं कि वे अंग्रेज़ों की उस समय की तोपों से हर बात में बढ़िया और कहीं अधिक उपयोगी थी। साथियों, दौलत राव सिंधिया की सत्ता को समाप्त करने के लिए अब केवल दो बातें बाकी थी। एक, राजधानी ग्वालियर पर कब्जा करना और दूसरा, सिंधिया और उसके साथ की सवार सेना को परास्त करना। ग्वालियर की रक्षा अंबाजी के सुपुर्द थी। अंबाजी को सिंधिया से फोड़ने के प्रयत्न जारी थे। लसवाड़ी की विजय के बाद जनरल लेक ने मार्क्वेस वेलेस्ली को लिखा था कि सिवाय ग्वालियर के आपकी और सब इच्छाएं मैंने पूरी कर दी हैं। मुझे विश्वास है कि ग्वालियर हमें अंबाजी के साथ संधि करके मिल जाएगा। इन सेनाओं के हार जाने के कारण अंबाजी फौरन संधि के लिए राजी हो जाएगा। अगले दिन लेक ने गवर्नर जनरल को लसवाड़ी ही से फिर पत्र लिखा कि ज्यों ही मैं अपने घायलों को यहाँ से हटा सका, मैं उस संदिग्ध चरित्र के मनुष्य अंबाजी की ओर कूच करूँगा, किंतु पहले मैं धीरे धीरे बढ़ूँगा, क्योंकि जयपुर के राजा के ऊपर मैं यह असर डालना चाहता हूँ कि यदि वह शीघ्र राजी न हो गया तो मैं जयपुर की ओर बढ़ने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि वह डरकर जल्दी से फैसला कर डाले। इस समय मालूम होता है कि वह बहुत संदिग्ध खेल खेल रहा है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि जनरल लेक का उद्देश्य केवल डर दिखाना था। उसमें अभी तक जयपुर या ग्वालियर दोनों में से किसी पर भी हमला करने की हिम्मत नहीं थी। राजपुताने के राजाओं के साथ बहुत दिनों से साजिशें जारी थी, किंतु बिना अंबाजी के फूट या महाराजा जयपुर की सहायता मिले न वह ग्वालियर पर हमला करने का साहस कर सकता था और न ही उस हालत में जयपुर पर हमला करने का उससे कोई साहस हो सकता था। जनरल लेक ने या उसके साथियों ने हिंदुस्तान में कोई लड़ाई अपने सैन्य बल या वीरता के सहारे नहीं जीती और न अभी तक अंग्रेज़ों की साजिशों का जादू ही अंबाजी पर चल पाया था। किंतु मालूम होता है कि महाराजा जयपुर भी लेक की चालों में आ गया। 14 नवंबर सन 1803 को एक अत्यंत गुप्त और प्राइवेट पत्र में लेक ने गवर्नर जनरल को लिखा था कि लसवाड़ी की विजय से जयपुर के राजा और उसके समस्त बदमाश और दगाबाज सलाहकारों को अकल आ गई है। अब वे लोग मेरे कैंप की ओर आ रहे हैं। साथियों, इन सुंदर शब्दों में लेक ने भारतीय देशघातकों की कद्र की, पर इसके बाद भी लेक को ग्वालियर पर हमला करने की हिम्मत नहीं हो सकी थी। उधर दक्षिण में जनरल वेलेस्ली अपने भाई गवर्नर जनरल को साफ लिख चुका था कि दौलत राव सिंधिया को और अधिक हानि पहुंचाने या उसकी सवार सेना से लड़ने की मुझमें अब हिम्मत नहीं है। मार्क्वेस वेलेस्ली महाराजा दौलत राव सिंधिया और राजा राघोजी भोंसले दोनों का पूरा सर्वनाश करना चाहता था, किंतु यह इस समय असंभव दिखाई दिया। अंग्रेज़ों का खर्च भी खासकर रिश्वतों में बेहद हो चुका था। दोनों पक्ष थक गए थे और दोनों इस समय संधि के लिए उत्सुक थे। दोनों में पत्र व्यवहार शुरू हुआ और दिसंबर सन 1803 में बरार के राजा राघोजी भोंसले और ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया दोनों के साथ अंग्रेज़ों की संधि हो गई, जिसमें दोनों के वे अत्यंत उपजाऊ प्रांत जो अंग्रेज़ जीत चुके थे कंपनी के राज्य में मिला लिए गए। जसवंत राव होलकर को अंग्रेज़ अभी तक अपनी ओर मिलाए हुए थे। असहाय दौलत राव को सबसे अधिक डर उसके अपने पुराने शत्रु जसवंत राव होलकर का दिखाया गया। लाचार होकर फरवरी सन 1804 में दौलत राव सिंधिया ने बहरानपुर में कंपनी के साथ उसी तरह की सब्सिडियरी संधि स्वीकार कर ली, जिस तरह की संधि पेशवा के स्वीकार करने के विरुद्ध उसने कुछ समय पहले इतने प्रबल प्रयत्न किए थे। कंपनी की सेना अब सिंधिया के खर्च पर सिंधिया के राज्य में
किंतु कंपनी के अंग्रेज अफसरों के अधीन रहने लगी थी। कंपनी का भारतीय साम्राज्य जितना इस युद्ध से बढ़ा उतना शायद किसी भी दूसरे युद्ध से नहीं बढ़ा था। वास्तव में यदि देखा जाए तो मार्क्वेस वेलेस्ली को अब अपनी आशा से कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई थी, किंतु यह सब दूसरे मराठा युद्ध का केवल पूर्वार्ध था। इस युद्ध के उत्तरार्ध का वर्णन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में करूँगा। साथियों, उसी वर्ष भारत में वह भयंकर सूखा पड़ा था। कहा जाता है इस तरह का सूखा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं पड़ा था। परिणाम स्वरूप चारों ओर भयंकर अकाल ही अकाल दिखाई देने लगे थे। साथियों, इस वीडियो के साथ ही इस अध्याय का समापन यहीं होता है। अगली वीडियो से मैं जसवंत राव होलकर की कहानी आपके सामने रखूंगा कि कैसे अंग्रेजों ने जसवंत राव होलकर के राज्य को हथियाया था। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।